Welcome you all. Today we'll be talking about vector analysis. Vectors plays a very important role in order to learn physics. In other words, you can take vectors as the language of physics, and is the only mathematical tool that helps us to understand the mechanism of force, how force works, and when there are multiple of forces, जब बहुत सारे फोर्स काम कर रहे होंगे तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे काम करेगा. The arithmetics जो mathematics है, that didn't explain it well. So it was vectors which was supposed to be introduced in order to understand the force, in order to understand the mechanism behind the resultant force, and to calculate the net force. The vectors were introduced. So you have this vectors analysis as a language. So this vector analysis with calculus and graphical interpretation, all those things plays a very important role to learn the physics. तभी आप बेसिक फिजिक्स को समझ नहीं पाएंगे जब आप इन वेक्टर एनालिसिस और कैलकुलस को सही तरीके से समझ पाएंगे. ये मैथमेटिकल टूल्स इन्हें बोला जाता है सिलेबस में. मैथमेटिकल टूल्स क्यों है? क्योंकि यही हमारे पास औजार होते हैं जिससे हम फिजिक्स में जितने भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व है उन्हें हम क्वांटिटेटिवली कैसे इंटरप्रेट करेंगे. इसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है वेक्टर एनालिसिस. कैलकुलस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अर्ली लेक्चर्स में, और आज हम वेक्टर एनालिसिस डिस्कस करने जा रहे हैं. जिस तरह से अरिथमेटिक्स के अपने ऑपरेशंस है, जैसे अरिथमेटिक्स के अपने ऑपरेशंस है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इसके अपनी 4 ऑपरेशंस है, मेजर ऑपरेशंस जो अरिथमेटिक्स के हैं. इसी तरह से वेक्टर एनालिसिस के अपने 2 ऑपरेशंस है, मेजर ऑपरेशन. आप ये समझ लें कि फोर्स को समझने के लिए आपको वेक्टर को जानना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी क्या है कि आप तब तक फोर्स को नहीं समझ पाएंगे जब तक ना आप वेक्टर समझेंगे. जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो एक्चुअली हम फोर्स की बात करते होते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स में फोर्स कितने तरीकों से फोर्स काम कर रहा है और किस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो सकता है, तो उसको हम जो हल करते हैं तो वहाँ पे ऑर्डिनरी ज्योमेट्री नहीं चलती है, वहाँ पे अरिथमेटिक्स नहीं चलता है. यू हैव टू यूज द एनालिटिकल अप्रोच, और आपको यूज करना पड़ता है वेक्टर एनालिसिस ताकि आप रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपके 2-3 डायरेक्शंस में फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स 2-3 डायरेक्शन से आ रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको वेक्टर एनालिसिस का होना ज़रूरी है. तो वेक्टर एनालिसिस एक्चुअली टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ फोर्स सिंपली. इसके जैसे मैंने अभी कहा कि अरिथमेटिक्स के अपने ऑपरेशंस 4 हैं, वेक्टर एनालिसिस के भी अपने 2 मेजर ऑपरेशंस हैं. एक एडिशन और है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. फिर एडिशन के अपने 3 तरीके हैं. एक है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, और है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये एडिशन के 3 मेजर टाइप्स हैं. और मल्टीप्लिकेशन के जो 2 मेजर टाइप्स हैं उसमें एक आता है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम एक और नाम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा है स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट भी. ये क्लासिफिकेशन है कि वेक्टर में कितने ऑपरेशंस आपके इस्तेमाल होते हैं. जैसे आई रिपीट अगेन, अरिथमेटिक्स में आपके 4 मेजर ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो वेक्टर्स में आपके 2 मेजर ऑपरेशंस हैं, या तो आपको एडिशन करना है
और एडिशन जो होगा या तो वो ट्रायंगुलर लॉ को यूज करके होगा, या तो वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करके होगा, या तो वो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स को अप्लाई करके होगा। और जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पे सिंगल मल्टीप्लिकेशन सिस्टम है, यहाँ पे दो मल्टीप्लिकेशन सिस्टम्स है। एक है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको एक और नाम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, और है स्केलर प्रोडक्ट जिसके एक और नाम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये सारा वेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक पूरी पिक्चर आपके सामने आ गई कि कितने ऑपरेशंस है, अब इस ऑपरेशन में, इस ऑपरेशन में, इस ऑपरेशन में कैसे हम आगे जा सकते हैं। आगे जाने से पहले हमारे कुछ इसके कुछ डेफिनेशन को समझना होगा, इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना होगा कि इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है और ऑपरेशंस कैसे होते हैं, क्या वो सिंपली अरिथमेटिक की तरह वो ऑपरेशन होते हैं या इनका कोई एडिशन का अलग रूल है, या इसी तरह से हम जैसे हम अरिथमेटिक्स में एडिशन करते हैं क्या यहाँ पे भी वही रूल है एडिशन का, या यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रूल है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम चलते हैं अब वेक्टर की डेफिनेशन पे। हाँ, हमारे पास अगर मैं सब कहूँगा वेक्टर क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज वेक्टर, हम अक्सर बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास एक डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड स्केलर वैल्यू होता है, ये हमें दिखाता है कितना, मतलब जैसे मैग्नीट्यूड स्टैंड्स फॉर कि अगर आपका वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और 10 है, 20 है, स्केलर वैल्यू है। और डायरेक्शन किस साइड से है। सो अगर मैं ये कहूँगा कि एक वेक्टर ए है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है या तो कैपिटल लेटर से आप कर सकते हैं या आप स्मॉल लेटर से कर सकते हैं, लेकिन आपको ऊपर एक छोटा सा एरो दिखाना पड़ता है। सपोज ये एक वेक्टर है, ये जो लेंथ है इसकी ये मैग्नीट्यूड पार्ट है, और ये जो एरो है ना ये इसका डायरेक्शन पार्ट है। ये एरो डायरेक्शन पार्ट देता है, और ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वेक्टर, ये हमें मैग्नीट्यूड पार्ट देता है। अब ये दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिलके हमें एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली लाइक दिस, या इसको हम सिंबॉलिकली लाइक दिस रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एक वेक्टर ए है, उसके ऊपर एरो दिया हुआ है, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब है इस ए में एक डायरेक्शन भी है और एक मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, या तो ईस्ट की तरफ जाएगा, या वेस्ट की तरफ जाएगा, या नॉर्थ की तरफ जाएगा, या साउथ की तरफ जाएगा, कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कब आती है, जब फोर्स होगा। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसको यहां से फोर्स मिल रहा है और यहां की तरफ जा रहा है, अगर इसको यहाँ की तरफ फोर्स मिल रहा है तो यहाँ की तरफ चला जाएगा, यहाँ की तरफ फोर्स मिलेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये फोर्स डिसाइड करता है कि डायरेक्शन कहाँ से होगी। लेकिन अगर मल्टीपल फोर्सेस साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, मल्टीपल फोर्सेस, तो आपको वो वाले लॉ में से कोई भी एक लॉ इस्तेमाल करना होगा अंडर द एडिशन या अंडर द मल्टीप्लिकेशन। सो सिंबॉलिकली हम वेक्टर को ए ऐसे लिखते हैं। अब हम कहते हैं कि जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड पार्ट है और डायरेक्शन पार्ट है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, वो हम मॉड ऑफ ए लिखते हैं। ऐसे एरो को मॉड डालते हैं या सिंपल हम ए लिखते हैं। ये दिखाता है मैग्नीट्यूड पार्ट, ये दो, या आप इस तरीके से मैग्नीट्यूड पार्ट दिखा सकते हैं या इस तरीके से मैग्नीट्यूड पार्ट दिखा सकते हैं। और जो डायरेक्शन पार्ट आप दिखाएंगे, सो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, तो इसमें मैग्नीट्यूड पार्ट है और डायरेक्शन पार्ट क्या है, ए, उसके ऊपर कैप है। इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सिर्फ आपको डायरेक्शन देगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, अगर आपके पास कोई वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ईस्ट। 5 जो है वो है मैग्नीट्यूड पार्ट, ईस्ट जो है ये डायरेक्शन पार्ट। अगर आपका वेक्टर है ए इज इक्वल टू 10 वेस्ट, वेस्ट जो है वो डायरेक्शन पार्ट है यानी कि यूनिट वेक्टर, और 10 जो है वो मैग्नीट्यूड पार्ट है। यानी कि स्केलर वैल्यू जो है ये मैग्नीट्यूड दिखाता है आपको कितना स्टेप जाना है, 5 मीटर जाना है, 10 मीटर जाना है, और ईस्ट और वेस्ट आपको डायरेक्शन देता है। तो हम वेक्टर ए सिंपली ऐसे लिखते हैं
वेक्टर मैग्नीट्यूड पार्ट यानी कि 10 और 5 के बदले मैग्नीट्यूड पार्ट, और इस ईस्ट और वेस्ट के बदले ए कैप। ये जो ए कैप होती है, इट इज ओनली डायरेक्शन, इट ओनली गिव्स यू डायरेक्शन, यानी इसको हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, इसको हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। इट गिव्स ओनली डायरेक्शन। सो हमारे पास जब वेक्टर होगा तो उसमें एक डायरेक्शन पार्ट होगा और उसमें एक डायरेक्शन पार्ट होगा और उसमें एक मैग्नीट्यूड पार्ट होगा। सपोज ए वेक्टर आपका है, आप ऐसे लिख सकते हो, ये मैग्नीट्यूड पार्ट है और ये इसकी डायरेक्शन पार्ट है। आप लिख सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ईस्ट, 3 ईस्ट यानी कि आपको ईस्ट की तरफ 3 स्टेप जाना है, या ए इज इक्वल टू 20 साउथ, तो साउथ आपको डायरेक्शन दे देगा, और जो 3 है 20 है स्केलर वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड पार्ट है। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड पार्ट इनटू इट्स डायरेक्शन पार्ट। इस डायरेक्शन पार्ट को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड पार्ट into its direction part. So a vector, a unit vector is equal to a vector divided by a magnitude part. यानी कि यूनिट वेक्टर की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स यू द डायरेक्शन। दिस a unit vector, this unit vector is only showing a direction, और डायरेक्शन किसके बराबर होगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। या तो आप लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, कितने टाइम्स का होगा, इनटू इसकी डायरेक्शन। अगर आपको सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स डायरेक्शन। ये भी एक तरीका है। अब यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्यों नाम पड़ गया है? हम अक्सर बोलते हैं यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन वो वेक्टर हो सकता है, उसके वेक्टर कंपोनेंट हो सकते हैं, वो एक आम वेक्टर की तरह हो सकता है। लेकिन जब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अब यहां पे मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है वो भी हम देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, यूनिट वेक्टर आपको सिर्फ डायरेक्शन देता है। जब आप वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको सिर्फ यूनिट वेक्टर मिलेगा, या अगर आप मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीपल करेंगे तो आपको वेक्टर मिलेगा। आपके पास अगर 3 है, 3 सिर्फ मैग्नीट्यूड है, आपने 3 ईस्ट लगा दिया तो आपने इसको डायरेक्शन दे दी, अब ये बन गया 3 वेक्टर। अगर आपके पास ए है, ए स्केलर क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड है, अगर आपने इसको ए केप लगा दी तो आपने इसको यूनिट वेक्टर दिया, डायरेक्शन दे दी, तो ये बनेगा ए वेक्टर। सिमिलरली अगर आपके पास 30 है, न्यूमरल वैल्यू है, तो आपने कहा 30 मीटर मुझे वेस्ट की तरफ जाना है, तो आपने डायरेक्शन दे दी इसको वेस्ट की तरफ, 30 वेक्टर। अब ये वेस्ट की तरफ हम कैसे डायरेक्शन दिखा देंगे, लैटरल एनालिसिस में बाद में डायरेक्शन कैसे दिखा देंगे उसका एक अपना रूल है। फिलहाल आप याद रखें कि वेक्टर एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सिर्फ आपको डायरेक्शन दे देगा। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड है ओनली, उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीपल करो, आप उसको वेक्टर बना सकते हो। यानी कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, आप किसी भी चीज को वेक्टर बना सकते हो उसको डायरेक्शन देके। डायरेक्शन से आपके उस मैग्नीट्यूड में सेंस आ जाएगा और वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। सो यू हैव अ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू द डायरेक्शन पार्ट कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सपोज मैंने कहा ये 3 ईस्ट अगर वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर 1 है, तो मैं इसको अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूं, 3 और 3 कैंसिल, यू गेट ओनली डायरेक्शन ईस्ट और यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 निकलेगा, लेकिन यूनिट वेक्टर बजाय खुद एक वेक्टर होता है, दैट्स इटसेल्फ अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक आप लिख सकते हो वेक्टर की तरह, लेकिन उसके ऊपर जो कैप दी जाती है इससे इंडिकेट हो जाता है कि ये यूनिट वेक्टर है, ये ओनली प्रोवाइड्स द डायरेक्शन, और इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज यूनिटी, लास्ट में 1 निकलता है। इसके ऊपर हम थोड़ा क्वेश्चन भी करेंगे कैसे होता है। उससे पहले हम एक वेक्टर को कैसे दिखाते हैं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर ए है, मैंने कैपिटल ए भी लिखा और मैं स्मॉल ए भी ले सकता हूं,
ये डिपेंड कर रहा है आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं और बुक ने रिप्रेजेंटेशन कैसे दी है और आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक वेक्टर है, अब इस वेक्टर में जब मैं ए वेक्टर को ब्रेक करूंगा इसमें मैग्नीट्यूड पार्ट आ जाएगा और इसमें ए कैप डायरेक्शन पार्ट आ जाएगा। ये मुझे डायरेक्शन पार्ट दे देगा और ये मुझे मैग्नीट्यूड पार्ट दे देगा। अगर आप सिर्फ इतना लिखते हो तो आप स्केलर लिख रहे हो, अगर आप इतना लिख रहे हो तो सिर्फ डायरेक्शन लिख रहे हो, तो वेक्टर कंटिन्यू नहीं हो सकता, दोनों को साइड में चलना है तब जाके वेक्टर बाउंड्री बनेगा। अब हमें पता है कि हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज मेरे पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है, ये y है, ये z है। मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ये 3D स्पेस है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3 कोऑर्डिनेट्स है x, y एंड z। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरा एक वेक्टर है। सपोज इसमें एक वेक्टर है, सपोज ए, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो वेक्टर है ये बीच में है, यानी कि x एक्सिस यहां से है, y एक्सिस यहां से है और z एक्सिस ऐसे है। अब मैं यहां से ऐसे दिखा रहा हूं, ये असल में ऐसे है, तो ये बीच में एक वेक्टर है। इस a वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होंगे, ax along x एक्सिस प्लस ay along y axis and az along z axis. A vector in a 3-dimensional space contains 3 components: a along x axis, a along y axis, a along z axis. अगर आप पूरी ही लेते हैं, सिर्फ आप 2 डायमेंशन लेते हैं, आप 2 डायमेंशनल वेक्टर a लेते हैं, तो इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, a इज इक्वल टू ax प्लस ay, ये ऊपर से वेक्टर्स है। 3 डायमेंशनल स्पेस में जब आपका वेक्टर होगा उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस होगा, एक कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस होगा, एक कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस होगा। यानी कि ये वेक्टर जब बनेगा तो आप पहले x एक्सिस की तरफ चले हैं, फिर y एक्सिस की तरफ चले हैं, फिर जाके तब z एक्सिस की तरफ चले हैं, तब ऑरिजिन से ये वेक्टर पड़ गया है। ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स है, a इज इक्वल टू ax प्लस ay एट z। अब मैं कह रहा हूं ये वेक्टर है, तो मैं ये कह रहा हूं ये मैग्नीट्यूड पार्ट अलोंग x एक्सिस है, ये मैग्नीट्यूड पार्ट अलोंग y एक्सिस है, ये मैग्नीट्यूड पार्ट अलोंग z एक्सिस है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस जो है वेक्टर a इज इक्वल टू a x i। I is a unit vector I cap along the x axis. I cap is unit vector along x axis. ये मैग्नीट्यूड पार्ट along y axis है, a y j, उसका यूनिट वेक्टर जो होगा j होगा। j is unit vector along y axis and az is a magnitude along the z axis। इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा k कैप, k az k, अब ऐसे लिख सकते हैं az k। So k cap is the unit vector along z axis with 3 unit vectors. A vector in a 3D space contains 3 components. Each component, one of the components along x-axis, another component along y-axis, and the component along z-axis. ये असल में 3 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। सपोज मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर होंगे 3, 2, 1, तो आप लिखेंगे 3, फर्स्ट x होता है, सेकंड y होता है, थर्ड z होता है, देन 3i, i is a unit vector along x axis प्लस 2j प्लस 1k। अगर यहाँ पे 7 होता है तो फिर रखते हैं 7k। मीन्स 3 स्टेप along x axis चले आप, फिर 2 स्टेप along y axis चले आप, फिर 7 स्टेप along z axis चले आप, और जो उनका वेक्टर बन गया वो a वेक्टर है। अब हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं a वेक्टर हैज 3 कंपोनेंट्स ax, ay, az, all along their 3 respective axes
and x axis has a direction part I, and y axis has a direction part j, and z axis a direction part k. नाउ ये मैग्नीट्यूड पार्ट बन गया, ये डायरेक्शन पार्ट बन गया, ये मैग्नीट्यूड पार्ट बन गया, ये डायरेक्शन पार्ट बन गया, ये मैग्नीट्यूड पार्ट बन गया, ये डायरेक्शन पार्ट बन गया. So I can now represent any vector like this. Once again, you remember this, that k cap is a unit vector along z axis, and j cap is a unit vector along y axis, I is a unit vector along x axis. अगर आपके पास कोई भी टर्म होगा जैसे 3j होगा, take for granted that it's along the y axis. अगर आपके पास 7k होगा, means 7 step along z axis. अगर 5i होगा, means 5 steps along x axis. So if you have a vector A is equal to 3i plus 2j plus 8k, that means the vector is the x component is 3i, y component is 2j, and z component is 8k. So I can write A vector is equal to, suppose, 3i plus 2j plus 8k, means against ax you have a 3, I is direction, against ay you have a 2, and against az you have a 8. Means you have moved 3 steps along x-axis, then 2 steps along y-axis, then 8 steps along z-axis, and vector, this is the resultant of these 3. और इसके components हैं, यानी इस A के ये components हैं. So a vector in general form is written as A is equal to AXI. A vector is written in 3-dimensional. AXI means magnitude along x-axis, direction along x-axis, magnitude along y-axis, direction part along y-axis, this is magnitude along z-axis, and this is direction along z-axis. This is a vector. How you can write the vector? You can write, suppose another vector A is equal to 5i plus 7j plus 3k. Means 5 steps along x-axis, 7 steps along y-axis, 3 steps along z-axis. This is the general form. Now, how we find the magnitude of this variable system? How we find the magnitude of this? You can write simply mod of A, that I have told you, we write the mod line, or you would directly we write A, or we simply write A. This is also called magnitude. This is also called magnitude. You write. Then you have to take the square of this. The root of I के सामने जो होगा उसका स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस j के सामने जो होगा उधर से ay स्क्वायर और z के सामने जो होगा उसका स्क्वायर. This is the way to get the magnitude part of any vector. If you have vector A is equal to axi, ayj, azk, the subscript shows the component along respective axes, ijk shows the direction along the same axis. So the mod of A comes out to be equal to under root of ax square plus ay square plus az square. This is the way how to find the modulus of a vector. At early stages, the things become complicated. आपको 11th क्लास में ये चीज़ें बड़ी complicated लगती है स्टार्टिंग में, बट जब आप इसका पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तब आप सिंपली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये हल कर सकते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं और फिर आप ज्योमेट्री कैसे इसमें एनालिटिकल अप्रोच को लेके कैसे आप ज्योमेट्रिकली सॉल्व करते हैं दिस वेक्टर मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन के लिए. तो सिंपली अगर आप हमारे पास एक दिस अ वे हाउ यू राइट, अगर सिंपली हमारे पास एक वेक्टर होगा, सपोज इसी तरह से मैं कहूँगा एक वेक्टर है A इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस से सपोज 2k. फाइंड द मैग्नीट्यूड पार्ट. क्या करना है? टेक द मॉड ऑफ A लाइक दिस. यहाँ पे रूट लेना है खुद ही. असल में ये मॉड ऑफ स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर यहाँ जाके रूट बन जाता है. अब ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल, आदमी रूट नहीं लिखना है. अब ये रूट यहाँ चला जाता है, स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर यहाँ चला जाता है, रूट बन जाता है. 3 स्क्वायर, मैंने कहा ना
I के सामने जो होगा ax, that square of that everything, get a 3 square plus j के सामने जो है square plus k के सामने जो है 2 square. So you get mod of a is equal to under of 3 square 9, 4 square 16, 2 square 4. You get mod of a comes out to be equal to modulus you are calculating, that is under root of 25, 29 something. Under root 29 is the magnitude of this vector, not direction. It's a magnitude part. इस वेक्टर में magnitude part भी होगा और direction part भी होगा. You have only calculated magnitude part yet. This is how you can calculate the magnitude part. You are taking the square of the root of, then the summation of the squares of the coefficient of I, then coefficient of j, then coefficient of k, and their squares. Suppose another example, if I have to find out the magnitude of I plus j plus k is a vector represented by a. Find the a mod. Find a mod. How can you calculate? सीधे यहाँ mod a is equal to under root of I के सामने जो होगा, here 1 is there, 1 square. j के सामने जो होगा, that's 1 square. k के सामने जो होगा 1 square. So mod of a is equal to under root of k. So you remember one thing, that in 3D space, if any vector a is there, that vector has 3 components: axi plus ayj is at k. And the modulus is find out, supposed to find out like this, under root of a square plus ay square is at square. I, j, k नहीं लिखना जब आप modulus ढूंढ रहे हो. I, j and k are the 3 unit vectors along the 3 respective axes, and the coefficient in front of I, take the square plus coefficient in front of y square plus coefficient before the k, the square. Adding up all those, you get the modulus. Now the question is, why before discussing that all the other terminologies or the laws related to vectors, why did I discuss this why did I discuss magnitude part? Because we'll be calculating now the unit vector, because I told you that unit vector is itself a vector, but the magnitude of that unit vector comes out to be 1 at the end. The magnitude of that unit vector comes out to be 1. Now suppose a vector a is equal to I plus j. If I tell you find out the magnitude part, easily you can do it. You can go for mod of a is equal to magnitude of I के सामने जो कोएफिशिएंट होगा, this 1 square plus j के सामने जो होगा, this 1 square. You get magnitude is equal to root 2. You get mod is equal to 2. You get the magnitude part. Here I say find out the direction part of this vector. Means find unit vector. When I say find the direction part, that means find unit vector. I'm telling now find the unit vector of this vector. आपने magnitude ढूंढ लिया, अब unit vector कैसे ढूंढेंगे? So उसके लिए मैंने पहले ही कहा था फॉर्मूला कि आपका एक वेक्टर जो है that is equal to magnitude part into unit vector. अब आप unit vector अलग ले लो, a cap is equal to vector divided by its magnitude, नीचे आ जाएगा mod of a. So you can write unit vector a is equal to किसके बराबर, vector a divided by mod of a. So you get vector किसके बराबर है, is I plus j divided by mod किसके बराबर निकला, root 2. So the unit vector of this vector is equal to 1 by root 2 I plus 1 by root 2 j. That's itself a vector quantity. This unit vector is 1 by root 2 I plus 1 by root 2 j. It's a vector quantity. It's a vector like. But if I found the magnitude of this cap, a cap का अगर magnitude calculate करेंगे तो I के सामने उसका square is 1 by 2 root 2 square
plus 1 by 2 root 2 square. So you get a mod of unit vector का बनेगा square root cancels 1 by 2 plus square root cancel 1 by 2. So mod of unit vector is equal to 1 by 2 1 by 2 is 2 plus 2 square that's 1. Now the mod of unit vector comes out to be equal to 1, but itself is a vector. A unit vector is a vector that gives a direction part. अगर आपको क्वेश्चन आता है इसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लो और वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर ढूंढ लो, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट ये है √2 और इसका यूनिट वेक्टर जो है वो ये है. द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेरी वेक्टर इज इक्वल टू 1. अब ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आप लास्ट में कैलकुलेट करोगे 1 निकलेगा, बट इट इज एक्चुअली वेक्टर. सो डोंट कंफ्यूज इट विद डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर कि वो हमेशा 1 होता है. वो एक वेक्टर है, लेकिन जब उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ जाएगा. दैट्स अदरवाइज अ वेक्टर and that vector shows the direction part. वो a इसका जो डायरेक्शन पार्ट है वो ये है. ये डायरेक्शन पार्ट है, ये मैग्नीट्यूड है, ये दो मिलके आपको ये वेक्टर दे देंगे. एंड व्हेन यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेरी यूनिट वेक्टर यू विल गेट द 1. सिमिलरली एक और क्वेश्चन लेते हैं. फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ये बहुत बार पूछा भी गया है कि यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है. इफ a इज इक्वल टू, मैं कभी बीच में स्मॉल ले लेता हूँ कभी कैपिटल ले लेता हूँ, बिकॉज इट इज योर चॉइस कि आप किन अल्फाबेट्स को लेके वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे. से सपोज i प्लस j प्लस k. फाइंड द यूनिट वेक्टर. फाइंड यूनिट वेक्टर. इसका यूनिट वेक्टर किसके बराबर है? यूनिट वेक्टर की बात करें यानी कि डायरेक्शन इसका देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे. सो पहले क्या चाहिए हमें? मॉड. मॉड गेट अंडर रूट ऑफ आई के सामने जो कोष्टक का 1 है ही नहीं, आई के सामने तो 1 आएगा. 1 स्क्वायर जे के सामने 1 स्क्वायर के सामने 1 स्क्वायर. यू गेट ए मॉड कम्स आउट टू बी इक्वल टू √3. अगला डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए. मॉड तो आपने निकाल दिया, वेक्टर आपको ये है, तो लिखो आप इसके पहले i प्लस j प्लस k डिवाइड बाय √3. अब इसको अलग डिवाइड करो. सो ए वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाई √3i प्लस 1 बाई √3j 1 बाई √3k. दिस इज द यूनिट वेक्टर पार्ट ऑफ दिस वेरी वेक्टर. अब अब जो प्रूव करना है कि वाकई क्या यूनिट वेक्टर है, ये एक वेक्टर है लेकिन मैं यूनिट वेक्टर कह रहा हूं. यूनिट वेक्टर क्यों कह रहा है? ये सिर्फ मैं डायरेक्शन दे देगा. अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. अगर हम प्रूव करेंगे ये वेदर द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, वेदर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर इज 1, लेट अस फाइंड आउट द दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए कैप. सो ए कैप का जब मैग्नीट्यूड दे देंगे वी गेट अंडर रूट ऑफ 1 by 3 स्क्वायर प्लस जे का 1 by 3 स्क्वायर प्लस के का 1 by √3 स्क्वायर. सो ए मॉड जो आएगा स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर रूट कैंसल. 1 by 3 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 3. सो ए यूनिट वेक्टर का मॉड जो आएगा दैट विल बी 3 डिवाइडेड 1 प्लस 1 प्लस 1. यू गेट 3 by 3. Get 1. This is the proof that really this is a unit vector because its magnitude comes out to be equal to 1. But this is unit vector of this very vector. It gives the direction of this vector. So unit vector को confuse नहीं करना है. And how to find out the unit vector? आपके लिए फॉर्मूला है a cap is equal to a vector divided by its magnitude. If I have a 3i a vector, इसका 3 magnitude पार्ट है, ये डायरेक्शन पार्ट है. अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, 3 कैंसिल, यू गेट यूनिट वेक्टर. सिंपल. bj अपने ही b से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यू गेट j यूनिट वेक्टर. वो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर. This in this lecture you learn how to find out the unit vector, and the magnitude of the unit vector is always unity, but unit vector plays as a role of vector which gives the direction part, and a vector contains direction as well as magnitude, and a vector in a 3-dimensional space
has three components: component along x-axis, component along y-axis, and component along z-axis. A component along x-axis has a unit vector I, and component along y-axis has a unit vector j, and a component along z-axis has a unit vector k. So I, j, and k are the three unit vectors along the three perpendicular axes. These three axes, that's I, this is along yj, and this along zk. All the three axes are perpendicular to each other. That means I, j, and k are perpendicular to each other. This means I is at angle 90 degree with j, and j is 90 degree with k. I is along x-axis, j is along y-axis, and k is along z-axis. These three vectors, unit vectors, are called orthogonal vectors. इनको हम orthogonal vectors कहते हैं. Orthogonal vectors are those vectors which are mutually perpendicular. So, अगर आपको definition लिखनी पड़ी, what are the orthogonal vectors? Orthogonal vectors are the vectors which are mutually perpendicular. Here, a simple example: all the three unit vectors are orthogonal vectors because I is along x-axis, j is along y-axis, and k is along z-axis, and all three axes are mutually perpendicular. This was the topic today about the unit vector and the simple definition of a vector and the major operations that are in the vectors. With the passage of time, we'll go with the different laws and different mechanisms. Thank you very much.